हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। 2023 का पहला एडिटोरियल अ ब्रोकन फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। तो ये मंडे का पहला एडिटोरियल है, इस वर्ष का पहला एडिटोरियल है। ब्रोकन फार्मूला के अंदर अगर आप देखें तो वर्ड कैटेगरी में फार्मूला है वो नाउन है, ब्रोकन है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, ए है वो डिटर्मिनर है। तो ये कहना चाह रहा है क्या, एक ऐसा फार्मूला जो ब्रोकन है। ब्रोकन है मतलब इंटरप्टेड है, जिसमें व्यवधान है, जो डैमेज्ड है, ठीक है, जिसमें कुछ फ्लॉज हैं, कुछ त्रुटियां हैं। तो वो सूत्र, वो फार्मूला जो ब्रोकन है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को, द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट की वर्ब है वो ये इंक्रीज्ड है। द रिटर्न्स, रिटर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट। आप इसे प्रॉफिट कह सकते हैं, आप इसे यील्ड कह सकते हैं, मतलब मुनाफा। तो कह रहा है कि पिछले शुक्रवार को गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया था मुनाफा। किस पर? ऑन सम स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स, कुछ छोटी छोटी बचत योजनाएं हैं उन पर, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। और ये किसके लिए किया है? जो 2023 जो ये वित्त वर्ष होगा उसके पहले क्वार्टर के लिए, उसकी पहली तिमाही के लिए। और कितना कर दिया? 20 बेसिस पॉइंट से लेकर 110 बेसिस पॉइंट्स तक। बेसिस पॉइंट्स का मतलब है आप 100 का इस पे भाग दे देंगे तो आपको परसेंटेज समझ में आ जाएगा। तो इसे आप परसेंटेज पॉइंट्स में यूँ समझिए कि 0.2 से लेकर और 1.1 परसेंटेज पॉइंट्स तक ये वृद्धि इन्होंने की है स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर। एक बार फिर देखेंगे तो गवर्नमेंट की वर्ब है वो इंक्रीज्ड है, रिटर्न्स का मतलब मुनाफा होता है। तो लास्ट फ्राइडे को मतलब पिछले शुक्रवार को, तो ये पास्ट की बात हो गई। जब भी लास्ट के साथ में कोई टाइम दे रखा हो तो पास्ट की बात है, और पास्ट की अगर बात है इसका मतलब सेकंड फॉर्म आएगी, सीधी सी बात है। तो सेकंड फॉर्म आएगी तो यहाँ पे इंक्रीज्ड है। तो पिछले शुक्रवार को गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया क्या? रिटर्न्स, मुनाफा। किस पर? स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर। पहले क्वार्टर के लिए, पहला क्वार्टर किसका है? 2023 का। कहाँ तक इंक्रीमेंट किया है? तो 20 बेसिस पॉइंट से लेकर 110 बेसिस पॉइंट्स तक, या फिर परसेंटेज पॉइंट्स में अगर बात करें तो 0.2 से 1.1 परसेंटेज पॉइंट्स तक ये इंक्रीमेंट लगा है, राइट। तो यहाँ समझने वाली बातें हमने देख ली। गवर्नमेंट की वर्ब इंक्रीज्ड है, रिटर्न्स का मतलब देख लिया, बाकी कुछ इसमें खास नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, और ऑर्डिनल नंबर्स से पहले हमें द का प्रयोग करना पड़ता है, तो द का प्रयोग है। आगे कह रहा है दीज विल किक इन। किक इन का मतलब होता है स्टार्ट टू हैव इफेक्ट, स्टार्ट टू हैव इफेक्ट मतलब प्रभाव डालना शुरू करना। अब ये योजनाएं कब से प्रभावी होंगी, या फिर ये कहें कि जो परसेंटेज पॉइंट में वृद्धि की गई है कब से प्रभावी होगा ये? तो ये प्रभावी होंगे, तो दीज की वर्ब है वो विल किक इन है, फॉर 8 ऑफ द 12 स्मॉल सेविंग्स स्कीम। 12 छोटी छोटी बचत योजनाएं हैं, उनमें से 8 के लिए लागू होंगी। वेयर स्मॉल इन्वेस्टर्स, जहां जो छोटे छोटे निवेशक हैं वो अपने हाउस होल्ड सरप्लसेस को, हाउस होल्ड सरप्लस का मतलब हो गया जो घरेलू खर्चे हैं उसमें जो अतिरिक्त भार पड़ता है उनको वो पार्क करेंगे। पार्क का मतलब डिपॉजिट करेंगे, यहाँ पे ये मतलब है थ्रू बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज। किस माध्यम से करेंगे? बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज के माध्यम से, ठीक है। कहने का मतलब जो बचत उनको करनी होगी वो पोस्ट ऑफिस और बैंक के अंदर बचत के लिए पैसा जमा कर देंगे। पार्क का मतलब यहाँ डिपॉजिट करने से है। तो रिपीट कर देता हूं, दीज की वर्ब है वो विल किक इन है, स्मॉल इन्वेस्टर्स की वर्ब है वो पार्क है, और किक इन का मतलब होता है स्टार्ट टू हैव इफेक्ट, और कुछ इसमें खास नहीं है। तो कह रहा है कि ये जो योजनाएं हैं, ये जो इंक्रीमेंट्स हैं, ये प्रभावी कब प्रभावी होंगे? किसके लिए? 12 छोटे छोटे जो बचत योजनाएं चल रही हैं फिलहाल, उनमें से 8 पर। और इन योजनाओं में होगा क्या? जो छोटे निवेशक हैं वो अपने हाउस होल्ड सरप्लसेस को मतलब खर्चा कर लिया, उसके बाद जो पैसा उनका बच गया है उसको वो बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या कर देंगे? जमा करवा देंगे। थ्रू है वो प्रेपोजिशन होता है, और थ्रू का मतलब होता है कि इस माध्यम से ऐसा करेंगे, तो ये बनेगा माध्यम। अ सिमिलर सेलेक्टिव हाइक, हाइक का मतलब होता है इंक्रीज, इंक्रीमेंट, वृद्धि, ग्रोथ। तो ऐसा ही चुनिंदा जो एक वृद्धि है, जैसा कि ये एक बात की है परसेंटेज पॉइंट में या बेसिस पॉइंट्स में बढ़ोतरी की गई है, ठीक ऐसे ही एक और सेलेक्टिव हाइक जो है वॉज इफेक्टेड, इसको पूरा किया गया, प्राप्त किया गया। इफेक्ट जो क्रिया के रूप में आता है उसका मतलब अटेन होता है, या फिर आप इसे कहेंगे एकम्प्लिश होता है। तो अटेन या एकम्प्लिश पूरा करने का मीनिंग देता है,
ठीक है। तो ऐसी ही सेलेक्टिव हाइक जो है वो इफेक्ट की गई है या फिर प्राप्त की गई है या फिर कहें कि इसको लागू किया गया है फॉर द प्रीवियस क्वार्टर टू, पिछले तिमाही के लिए भी, आफ्टर अ लॉन्ग 27 मंथ पोज इन स्मॉल सेविंग्स रेट्स। जबकि 27 महीने तक ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, तो ये लंबा 27 महीने का एक विराम था छोटी बचत दरों के अंदर। बट द रेंज वॉज मिनिमल, लेकिन जो रेंज रखी गई है बढ़ोतरी की, वो रेंज पिछले क्वार्टर की बात कर रहा है, रेंज जो है वो मिनिमल थी। मिनिमल का मतलब है न्यूनतम थी। मिनिमल का मतलब स्मॉल इन अमाउंट होता है, छोटा होता है, थोड़ा होता है, लिटिल या स्मॉल को बोलते हैं। और कितनी रेंज थी? 10 से 30 बेसिस पॉइंट्स तक थी, मतलब 0.1 से लेकर 0.3% तक थी। एंड ओनली अप्लाइड ऑन 5 स्कीम्स, और ये केवल 5 योजनाओं पर ही लागू था। ठीक है। तो स्मॉल सेलेक्टिव हाइक की वर्ब है वो वॉज इफेक्टेड है, और वॉज चूंकि बी की फॉर्म है तो बी के साथ थर्ड फॉर्म को हम पैसिव बोलते हैं, तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, राइट। इसके बाद में द रेंज है, इसकी वर्ब है वॉज, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष अगर बात करें तो टू एक एडवर्ब है, ये हम उस शब्द के ठीक बाद में लगाते हैं जिस पर हमें स्ट्रेस डालना होता है, एम्फेसाइज करना होता है। तो ऐसी ही एक चुनिंदा एक हाइक जो है वो प्राप्त की गई या फिर कहें कि लागू की गई पिछले क्वार्टर के लिए भी 27 महीने के पॉज के बाद। एक काम की बात और है, ये जो देख रहे हैं आप कि 27 यहाँ पे नंबर है, ये नाउन है, ये नाउन है। तो नंबर प्लस नाउन वाला जो खेल होता है, उसमें जो बीच वाली नाउन है उसको चूंकि हम नाउन मॉडिफायर मान लेते हैं क्योंकि वो पोज की मॉडिफाई करने के लिए दिया गया है। और नाउन मॉडिफायर्स जो होते हैं वो जनरली काम करते हैं एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव को प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप इसको मंथ्स नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे पोज नहीं होता तो फिर ये मंथ्स पॉसिबल था, ठीक है ना। तो अगर आगे नाउन नहीं होती तो फिर ये खुद नाउन बनती, और नाउन बनती तो 27 को देखकर प्लुरल करना पड़ता, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर आगे देखिए, अभी कह रहा है कि इन द लेटेस्ट रिव्यू, अभी हाल फिलहाल एक अवलोकन किया गया है, एक रिव्यू किया गया है। उस रिव्यू में द हाईएस्ट रेट हाइक, जो सर्वाधिक रेट में बढ़ोतरी है 1.1 परसेंटेज पॉइंट की, उस बढ़ोतरी को ग्रांट किया गया है केवल 1, 2, 1, 2 एंड 3 ईयर टाइम डिपॉजिट्स। मतलब 1 से 2 साल और या 3 साल का डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट मतलब इतना पैसा जो जमा करवा रहे हो वो कितने समयावधि के लिए जमा करवा रहे हो। आप केवल 1 या 2 वर्ष के लिए करवा रहे हो या 3 वर्ष के लिए करवा रहे हो, उसके लिए ही ये लागू है, ठीक है। ग्रांट का मतलब स्वीकार करना होता है। हाईएस्ट रेट हाइक की वर्ब है वो हैज बीन ग्रांटेड है, और फिर से ये पैसिव कहूंगा क्योंकि बी के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है आपको। तो हाल फिलहाल का जो रिव्यू है, लेटेस्ट यहाँ पे डिग्री सुपरलेटिव है, और आपको ये पूछना है कि लेटेस्ट डिग्री सुपरलेटिव किसकी है, तो ये लेट की डिग्री सुपरलेटिव। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट होती है पॉजिटिव डिग्री, लेटर होती है कंपैरेटिव डिग्री, और लेटेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो ये डिग्री सुपरलेटिव है। फिर कह रहा है कि फॉर अदर स्कीम्स, अन्य स्कीम्स के लिए द इंक्रीज इज मोर नॉमिनल, जो स्कीम है वो ज्यादा न्यूनतम है, नॉमिनल है। 40 बेसिस पॉइंट्स, 40 मतलब बेसिस पॉइंट्स किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। एंड मंथली इनकम स्कीम्स, और जो मासिक मतलब हर महीने की जो इनकम स्कीम्स हैं उनके लिए। और केवल 20 बेसिस पॉइंट्स किसके लिए? नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एंड किसान विकास पत्र, इनके लिए, ठीक है। तो ये तो कुछ बस आंकड़े ही बताए हैं आपको, कुछ विशेष इसमें है नहीं। तो फॉर अदर स्कीम्स आपको ध्यान रखना ये है कि अदर के साथ में नाउन है वो कैसी आती है? प्लूरल। तो यहाँ पे स्कीम्स दे रखा है। अगर दे अदर होता तो हम सिंगुलर भी लगा सकते थे, प्लूरल भी। वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है, रेफरेंस कैसा है, उसके हिसाब से लगाना पड़ता, ठीक है ना। वैसे अदर के साथ सामान्यतया हमें प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है, तो अदर के बाद स्कीम्स है। इंक्रीज की वर्ब है वो इज है, और ये इंक्रीज निश्चित हो गया क्योंकि हम बात यही कर रहे हैं बढ़ोतरी कितनी की गई है, तो इसलिए यहाँ पे दे का प्रयोग है, ठीक है। तो कह रहा है कि अन्य स्कीम्स के लिए जो बढ़ोतरी है वो ज्यादा नॉमिनल है, मतलब और भी कम की गई है। 40 बेसिस पॉइंट्स किसके लिए है? इनके लिए, ठीक है। फिर 20 बेसिस पॉइंट्स किसके लिए है? इन दो योजनाओं के लिए। रिटर्न्स ऑन द पॉपुलर लॉन्ग टर्म सेविंग्स एवेन्यू। अब एवेन्यू का मतलब वैसे क्षेत्र होता है, ठीक है ना। एवेन्यू का मतलब यहां पे जो है वो आप ऐसा मानो स्कीम्स मान लीजिए। तो जो रिटर्न्स है, मुनाफा है किस पर? जो पॉपुलर लॉन्ग टर्म सेविंग्स स्कीम्स के लिए मान लो, जो लंबे समयावधि की बचत योजनाएं होती हैं उनके लिए जो पॉपुलर जो मतलब रिटर्न्स है, मुनाफा है, जैसे कि
पीपीएफ की फुल फॉर्म दे रखी है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो रिटर्न्स की वर्ब है हैव बीन लेफ्ट अनचेंज्ड, इनको अपरिवर्तित रखा गया है, अनचेंज्ड रखा गया है। और कितना रखा गया है? 7.1%। प्रिवेल का मतलब होता है एग्जिस्ट करना, ठीक है। सिंस अप्रैल 2020, और ये कब से एग्जिस्टेंस में है, कब से अस्तित्व में है पीपीएफ, मतलब ये जो रेट जो है 7.1% कब से है? ये है अप्रैल 2020 से। और उस समय हुआ क्या था? उस समय ये था कि देवर स्लैश्ड, इनमें कटौती की गई थी। स्लैश का मतलब होता है रिड्यूस करना या फिर कहेंगे डिक्रीज करना। इनमें कटौती की गई थी फ्रॉम 7.9% एट द ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक। 7.9% हुआ करती थी पहले, उसमें कटौती करके 7.1% कर दी गई है। और ये कब की बात है? पेंडेमिक की शुरुआत में ऐसा हुआ था। ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग या स्टार्ट, बिगिनिंग या फिर क्या बोलोगे? स्टार्ट। अब एक बार समझ लें आप बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं? रिटर्न्स है, रिटर्न्स की वर्ब है वो हैव बीन लेफ्ट है, और ये पैसिव है फिर से, क्योंकि बीन के साथ थर्ड फॉर्म है। लेफ्ट है वो लीव की थर्ड फॉर्म होती है, लीव फर्स्ट फॉर्म है, लेफ्ट सेकंड फॉर्म है, और लेफ्ट थर्ड फॉर्म है। लीव लेफ्ट। एक बात। दूसरी बात, दे है, दे की वर्ब वर स्लैश्ड है, ये भी पैसिव है क्योंकि बी का फॉर्म है। बी के रूप, जो अगर आप नए व्यूअर हैं तो समझ लीजिए, इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब बी के फॉर्म्स होते हैं, है ना। इनके साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पैसिव का स्ट्रक्चर है, तो ये पैसिव हुई इससे फिर से। अच्छा, काम की बात और ये है कि रिटर्न्स की वर्ब तो हैव बीन लेफ्ट हो गई, दे की वर्ब वर स्लैश्ड हो गई, प्रिवेल का मतलब एग्जिस्ट करना हो गया, स्लैश का मतलब कटौती करना हो गया, ऑनसेट का मतलब प्रारंभ हो गया, स्टार्ट हो गया, बिगिनिंग हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, नीदर इज। अब जब नीदर से स्टार्ट कर रहे हो आप तो आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। नीदर से जब स्टार्ट करते हो तो क्या लगाते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन से मतलब ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं ऐसे, नीदर के स्थान पे नोर भी हो सकता है, यहाँ पे नॉट ओनली भी हो सकता है, यहाँ नो सूनर भी हो सकता है, हार्डली स्केर्सली भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके होने पर इन्वर्जन लगता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ उस लिस्ट को, कि नीदर हो, या फिर हो सकता है कि नोर होता, या फिर नॉट ओनली होता, या फिर होता नेवर, या फिर दे रखा होता आपको नो सूनर, ठीक है, या फिर होता हार्डली, या स्केर्सली, रेयरली भी हो सकता है, रेयरली, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस भी हो सकता है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ये पॉसिबल है। इसके अलावा सेल्डम भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके होने पर आपको इन्वर्जन लगाना होता है। मैंने किससे लिखवाया है ये वो चीज़ें हैं जिनके होने पर आपको इन्वर्जन फॉलो करना है। देयर भी हो सकता है। इन्वर्जन का मतलब है वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें आप देयर भी लिख लेना। तो ये नीदर से स्टार्ट हो, देखो इज यहाँ पे वर्ब हो गई और रिलीफ है इसकी सब्जेक्ट हो गया। तो नीदर इज देयर रिलीफ, अब कह रहा है ना ही यहाँ पे रिलीफ दिया गया है, ना तो पीपीएफ में कोई दरों में बढ़ोतरी की गई और ना ही यहाँ पे रिलीफ है उनके लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में। तो सुकन्या समृद्धि एक योजना है, उसके अंदर निवेश करने वालों के लिए भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये लॉन्च किसके द्वारा की गई थी स्कीम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब की गई थी? 2015 में। किस लिए की गई थी? ताकि एनकरेज किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके परिवारों को कि वो निवेश करें बालिका शिक्षा में और पैसे बचाएं उनके मैरिज एक्सपेंसेस के लिए, उनके वैवाहिक खर्चों के लिए। किसके तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, कैंपेन अभियान को बोलते हैं। कैंपेन का एक सिनोनिम हो सकता है ड्राइव। इस अभियान के तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहां पे नाम नहीं होता नरेंद्र मोदी तो दे लगाते हैं प्राइम मिनिस्टर से पहले,
लेकिन जब जब किसी डेजिग्नेशन के साथ उसका नाम जुड़ा रहता है उस पद को अज्यूम करने वाले व्यक्ति का, तो आप उसके साथ में दैन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दैन नहीं लगा, बाकी कुछ विशेष नहीं है। रिलीफ की वर्ब इज है और काम की बात थी वो मैंने बता दी। जब भी किसी स्कीम की बात करते हो या किसी योजना, किसी चीज़ के बारे में कि इसके अधीन ऐसा चल रहा है, तो उसके लिए आप प्रेपोजिशन अंडर का प्रयोग करते हैं। और याद रखेंगे कि अंडर का ऑपोजिट प्रेपोजिशन जो होता है वो ओवर होता है, अबव नहीं होता। अबव का उल्टा तो बिलो और इसका उल्टा हो जाएगा ओवर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर देखिए, फॉर द अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, अब कह रहा है उस तिमाही की बात कर रहा है जो अक्टूबर से स्टार्ट होता है और दिसंबर पे एंड होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीसरी तिमाही की बात कर रहा है। किसी वित्त वर्ष का तीसरा जो क्वार्टर होता है उसमें द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस्टीमेट लगाया था, पूर्वानुमान लगाया था, दैट कंजंक्शन हो गया कि द रिटर्न्स ऑन द पीपीएफ शुड हैव बीन 7.72%। क्या कहा था कि जो मुनाफा है किस पर, मुनाफा जो है वो पीपीएफ पर वो होना चाहिए था 7.72% और सुकन्या समृद्धि स्कीम पर 8.22%। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले दे लगेगा, एक तो ये काम की बात है। एक ये पता रहना चाहिए आपको, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कौन सा क्वार्टर को कौन सा क्वार्टर बोलेंगे। तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो क्वार्टर है उसको Q3 बोलते हैं, क्वार्टर 3 बोलते हैं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी काम आती है जब भी आप फाइनेंशियल आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं तब। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्ब हैड एस्टिमेटेड है, दैट कंजंक्शन है। रिटर्न्स की वर्ब है वो शुड हैव बीन है। और याद रखिए शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब अगर हिंदी में निकालेंगे तो ऐसा करना चाहिए था, ऐसा में नहीं निकलेगा। ठीक है, हैविंग अडॉप्टेड, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जब जब आप हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो उसको एक नाम देंगे, नाम क्या दोगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये क्या होता है, ये एक्चुअल में ऐसी कंडीशन में आएगा कि ऐसा करने के बाद दूसरा काम हुआ। ठीक है, एक काम हुआ उसके फिनिश होने के बाद दूसरा काम हुआ। तो हैविंग अडॉप्टेड, अडॉप्ट का मतलब अपनाना है, तो एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच अपनाने के बाद, ठीक है, किस लिए अप्रोच अपनाइए, रीसेट करने के लिए स्मॉल सेविंग्स रेट्स को। जो भी छोटी बचत योजनाएं हैं उनमें कोई जो दरें हैं उसको वापस से सेट करने के लिए इस अप्रोच को अपनाया गया। एवरी क्वार्टर, हर तिमाही में अलग अलग, ये मतलब चले कब से चल रहा है ये, सिंस 2016 से। ऐसा करने के बाद गवर्नमेंट मस्ट नॉट रिजोर्ट टू का मतलब क्या होता है वो लिख लें। रिजोर्ट टू का मतलब होता है हैव रिकोर्स ऑन, हैव रिकोर्स टू कर दो, लुक टू कर दो, मतलब सहारा लेना, आश्रय लेने को बोलते हैं रिजोर्ट टू। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल भी, मस्ट नॉट है मतलब ये करना ही नहीं चाहिए, तो सरकार को बिल्कुल भी सहारा नहीं लेना चाहिए या आश्रय नहीं लेना चाहिए या इस ओर नहीं देखना चाहिए कि आप गिने चुने स्कीम पर ही ये चीज़ें अपनाएं, सब पर लगाओ। सेलेक्टिव मतलब चुनिंदा हो गया, इंप्लीमेंटेशन लागू करने का प्रोसेस हो गया। तो गवर्नमेंट की वर्ब है वो मस्ट नॉट रिजॉर्ट है। मस्ट ऐसा मॉडल है जो ऑब्लिगेशन बताता है कि जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए, नॉट लग गया तो नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच अपनाने के बाद, अब टू के साथ हालांकि बेस फॉर्म लगनी चाहिए, लेकिन अप्रोच के साथ जब टू लगता है तो उसके साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो कह रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच अपनाने के बाद क्यों अपनाई गई थी, ताकि स्मॉल सेविंग रेट को परिवर्तित किया जाए, रीसेट किया जाए प्रत्येक क्वार्टर। एवरी के साथ में जब भी कोई नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वर्ब आएगी, वो सब सिंगुलर होंगी। 2016 में ऐसा हुआ था, तो ये तब से ही चल रहा है। तो गवर्नमेंट को ऐसा करने के बाद तो बिल्कुल भी ये सोचना ही नहीं चाहिए कि सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की ओर जाएं, मतलब सब स्कीम्स पे लगाओ, आप गिनी चुनी स्कीम पे क्यों लगाते हो। देयर हैज़ बीन, मैंने कहा था कि देयर से स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन लगेगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है वो ईजिंग है। ईज का मतलब ढिलाई बरतना है, ठीक है, ढीला छोड़ना है। परसिप्टिबल का मतलब क्या है, ऑब्वियस, ऑब्वियस कह सकते हो, एपरेंट कह सकते हो, स्पष्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी विस्पष्ट सा कुछ ईज नहीं किया गया है यील्ड्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, टू विच दीज रिटर्न्स आर सपोज टू बी लिंक्ड, और इन प्रतिभूतियों के सहारे ही ये जो मुनाफा है इनको लिंक किए जाने की संभावना है। सपोज ऐसा ही किया जा रहा है कि इन सरकारी जो सिक्योरिटीज है उन्हीं से इनको लिंक किया जाएगा, तभी ये मुनाफा मतलब सरकार बांट पाएगी, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको।
इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022, जो अंतिम क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च वाला, ये अंतिम क्वार्टर ही चल रहा है, तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, फिर समझिए। तो कह रहा है कि ऐसा कोई स्पष्ट कोई यहाँ पे मुनाफों में ईजिंग देखने को नहीं मिल रही है, कि मुनाफों में कुछ ईज किया गया है, थोड़ा ढिलाई बरती गई हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेकर, जिसके साथ इन चीज़ों को लिंक किए जाने की संभावना है। आप देखिए लिंक के साथ टू लगता है, तो इसने शुरुआत में टू ले लिया, क्योंकि इन प्रतिभूतियों के लिए ही विच आ रहा है, तो टू विच दीज आर लिंक्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022, 2022 के अंतिम तिमाही के लिए, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर देखिए, परहैप्स, शायद, the decision to offer the highest gains for shorter tenure deposits is driven by the government's debt management planning. शायद जो डिसीजन है, क्या डिसीजन? टू ऑफर द हाईएस्ट गेन्स, कि हम सर्वाधिक जो मुनाफा है उसको ऑफर किया जाए, किसके लिए? शॉर्टर टेन्योर डिपॉजिट्स, जो कम अवधि के जमा राशि है उनके लिए। टेन्योर का मतलब होता है अवधि, पीरियड। ठीक है, इज ड्रीवन, अब इस डिसीजन की वर्ब है वो इज ड्रीवन, ये प्रेरित है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के डेट मैनेजमेंट प्लानिंग के द्वारा। गवर्नमेंट का एक योजना जो है कि डेट को कैसे मैनेज करें, कर्जे को कैसे मैनेज करें, उसके द्वारा। बट द स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो का मतलब होता है, लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको जब भी अखबार पढ़ोगे तो देखने को मिलेगा। स्टेटस क्यो का मतलब होता है एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो स्थिति वर्तमान में है वही सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, यथास्थिति को बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? यथास्थिति। तो जो स्टेटस क्यो है पीपीएफ पर और अदर स्कीम्स पर, वो फेयर नहीं है टू द रिस्क एवर्स मिडिल क्लास, उस मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो रिस्क उठाना नहीं चाहते। एवर्स लग गया मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है, रिस्क से डरते हैं, रिस्क का विरोध करते हैं, खतरा नहीं उठाने की इच्छा रखते। तो एवर्स जहां पे है उसका मतलब डिसलाइक करना होता है, विपरीत जाना होता है। ठीक है, समझिए फिर से, जो डिसीजन है इसकी वर्ब इज ड्रीवन है, इसके साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है। ड्रीवन, ड्राइव की थर्ड फॉर्म है ड्राइव, ड्रॉप, ड्रीवन होती है, प्रेरित को बोलेंगे। शायद जो डिसीजन है, क्या? हाईएस्ट गेन्स को ऑफर करने का डिसीजन, कि सर्वाधिक मुनाफा आपको मिलेगा, उनके लिए जो शॉर्टर टेन्योर डिपॉजिट्स हैं, जो कम अवधि के जमा राशि हैं उनके लिए। ये शायद प्रेरित इस बात से है कि गवर्नमेंट कर्जे को मैनेज करने की योजना बना रही है। ठीक है, लेकिन जो स्टेटस क्यों है पीपीएफ पर और अदर स्कीम्स पर, जो अन्य स्कीम्स और पीपीएफ पे जो आपने मतलब दरों में चेंजेस नहीं किए हैं, ये फेयर नहीं है उन मिडिल क्लास के लिए जो रिस्क नहीं उठाना चाहते। इन्वेस्टमेंट्स इन पीपीएफ फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। तो जो निवेश है पीपीएफ में, उदाहरण के लिए, इन्वेस्टमेंट की वर्ब हो गई आर। इन एनी केस कैप्ड, कैप का मतलब होता है लिमिट, कैप का मतलब क्या होता है? लिमिट, मतलब एक प्रकार से आप यहां तक की लिमिट आपने तय कर दी है। तो जो निवेश है पीपीएफ में, उदाहरण के लिए, वो इन एनी केस कैप्ड एट 1.5 लाख अ ईयर। अब उतना कितना कर सकते हो? एक लिमिट डिसाइड कर रखी, पीपीएफ खाते में आप जमा करवाना चाहो तो एक साल में कितना कर सकते हो? 1.5 लाख, 1.5 लाख ही जमा करवा सकते हो। एंड ओवरऑल डिपॉजिट्स आर फार लोअर देन, और जो बाकी के डिपॉजिट्स हैं, कुल मिलाकर जो जमा है वो काफी कम है। किससे? बैंक डिपॉजिट से। भी बैंक में तो कितना भी जमा करवाओ, लेकिन उससे तो इन योजनाओं में बहुत कम आपको जमा करवाना होता है। ए बूस्टिंग द लेटर, लेटर जो है वो बाद वाले के लिए आ रहा है। बाद वाले के लिए का मतलब क्या है? बैंक वाले के लिए आ रहा है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट्स बाद में आया है। तो अगर आप बाद वाले को बूस्ट करना चाहो, बढ़ाना चाहो, किस लिए? इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, क्या? हेल्दी क्रेडिट अवेलेबिलिटी, कि आपके पास इतना कैश रहे, इतना पैसा रहे कि आप लोन दे सको, ऋण दे सको। तो इंडस्ट्री, ये अगर चिंता का विषय था आपके लिए, यही एक कंसर्न था, कंसर्न का मतलब वरी, तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए था। समझिए, अब काफी कुछ समझने को है। इन्वेस्टमेंट्स की वर्ब आर है, ओवरऑल डिपॉजिट्स की वर्ब आर है, बूस्टिंग की वर्ब है वो क्या है? ये है वॉज। ठीक, एक काम की बात है, लोअर डिग्री कंपैरेटिव है, देन का प्रयोग है, डिग्री कंपैरेटिव के बाद में देन लगता है। कैप का मतलब लिमिट है। ठीक है, बूस्टिंग यहाँ जेरेंड है, जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो उसे ग्रामर की भाषा में जेरेंड बोलना चाहिए। लेटर है, ये फॉर्मर का ऑपोजिट है, और द लगता है, ध्यान रखिएगा। लेटर, द लेटर और द फॉर्मर, ये एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट्स हैं, दोनों में द लगेगा। सीक्वेंस के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं?
सीक्वेंस के लिए, क्रम बताने के लिए। अगर क्रम में बाद वाला है तो LATTER आएगा, क्रम में पहले की बात कर रहे हो तो फॉर्मर आएगा। ये जो इंश्योर है उसका मतलब सुनिश्चित करना है। एक आई से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, INSURE, उसका मतलब बीमा करना होता है, सुरक्षा देनी होती है। तो क्या कहना चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं PPF में वो किसी भी केस में लिमिटेड है, कितना, 1.5 लाख प्रति वर्ष। ए का मतलब यहाँ पे पर है, तो प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए आप जमा करवा सकते हो। और ओवरऑल डिपॉजिट्स जो हैं वो बहुत कम है बैंक डिपॉजिट से। तो ये अगर आप ये कह रहे थे कि बैंक डिपॉजिट्स को बूस्ट करना चाह रहे थे आप, किस लिए? ताकि अच्छी स्थिति बनी रहे, क्रेडिट अवेलेबिलिटी बनी रहे, ऋण के लिए पैसा आपके पास रहे, ये अगर चिंता का विषय था तो ऐसी स्थिति में तो ये कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन इन जनरल, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, इन जनरल का मतलब अगर व्यापक स्तर पे बात करें, मतलब मोटा मोटी बात करें, तो इन्फ्लेशन जो है वो हैज़ बीन एलिवेटेड, और बढ़ चुकी है। कब से? 2020 से रेट कट्स। तो जब 2020 में दरों में कटौती हुई थी तब से इन्फ्लेशन जो है वो एलिवेट हुई है। एलिवेट का मतलब होता है राइज होना, बढ़ी है। एंड वॉज अबव, और वो ऊपर थी, किससे? 6% के टॉलरेंस थ्रेशोल्ड से। थ्रेशोल्ड का मतलब भी लिमिट है, और टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता को बोलते हैं। तो एक थ्रेशोल्ड निर्धारित होता है कि हाँ यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऊपर जाएगा तो हमें कुछ योजनाएं बनानी पड़ेगी। तो वो एक थ्रेशोल्ड था, 6% तय किया गया था, उससे ऊपर है। थ्रू द मोस्ट ऑफ 2022, ये थ्रू का मतलब संपूर्ण के अर्थ में है, प्रेपोजिशन है, इसका मतलब संपूर्ण है। तो पूरे 2022 में, लगभग पूरे 2022 में इससे ऊपर रहा। एक्कम्पनीड बाई शार्प इंटरेस्ट रेट हाइक्स, और साथ साथ में क्या रहा, काफी ज्यादा ब्याज दरें भी रही, ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी साथ साथ में चलती रही। इन्फ्लेशन की वर्ब है वो हैज बीन एलिवेटेड है, पैसिव है। सिंस इसलिए है कि निश्चित समय है, ठीक है, निश्चित समय के लिए, समय का जब नाम दे रखा हो, कोई एक स्पेसिफिक नाम हो तो उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य तौर पर अगर बात करें, मोटा मोटी बात करें, तो 2020 की दरों में जो कटौती हुई थी तब से महंगाई बढ़ी है, और पूरे 2022 के दौरान भी देखा गया कि 6% का टॉलरेंस जो लिमिट थी उससे ऊपर ही रही, और साथ में काफ़ी ज़्यादा ब्याज दरें भी बढ़ोतरी पे रही। हाउस होल्ड्स हैव ऑल्सो ग्रैपल्ड विद, हाउस होल्ड्स की वर्ब है वो हैव है। ऑल्सो जो है ये मैन वर्ब से पहले आता है, तो ग्रैपल यहाँ मैन वर्ब है उससे पहले आ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो जो हाउस होल्ड्स हैं, हैव ऑल्सो ग्रैपल्ड विद, इन्होंने टैकल किया है। ग्रैपल का मतलब यहाँ पे टैकल है या डील है, निपटे हैं, मतलब ये इन्होंने इनकम लॉसेज, मतलब इनकी इनकम में नुकसान हुआ उसको झेलना पड़ा है इनको, एंड हायर हेल्थ एक्सपेंसेज, और उनके स्वास्थ्य संबंधी जो खर्चे हैं वो बढ़े हैं थ्रू द पास्ट 2.5 ईयर्स, पिछले 2.5 सालों में तो ये देखने को मिला है। एंड डिजर्व बेटर, और वो कुछ बेहतर डिजर्व करते हैं, उनके लिए कुछ और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हाउस होल्ड्स की वर्ब हैव है, और इसी हाउस होल्ड्स की वर्ब डिजर्व है। ग्रैपल विद है तो टैकल विद, टैकल या डील विद, ये इसका मतलब होता है हैंडल करना होता है, डील करना होता है, निपटना होता है। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन हुआ। अब ये वाला सेशन, हालांकि ये वाला सेशन केवल उन बच्चों के लिए होता है जो टेलीग्राम, जो अपने पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज ये सेशन आपके लिए भी। आप देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं जिनमें एरर्स आपको बतानी है, अलग अलग टॉपिक से एरर हो सकती हैं। द मैन फियर डेथ, याद रखना क्या है कि जब भी मैन, वुमन या फिर लाइफ या डेथ, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये अगर जेनरिक हो, मतलब कोई विशेष की बात नहीं कर रहे हो, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से बात कर रहे हो, जेनरिक हो, तो इनसे हम द का प्रयोग या किसी भी आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैन कौन सा है ये तो बता नहीं पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे कुछ विशेष की तो हम बात कर नहीं रहे। तो यहाँ तो मैन मतलब वही मैन, मतलब इंसान की बात, मनुष्य की बात, तो यहाँ पे द हटेगा, मैन फियर डेथ। द हायर यू गो कूलर इट बिकम्स, यहाँ पे गलती बता देता हूँ पहले, यहाँ आना चाहिए द कूलर। क्यों आना चाहिए? जब एक सेंटेंस में 2 बार कंपैरेटिव डिग्री आती हो, तो देखो हायर डिग्री कंपैरेटिव है, कूलर डिग्री कंपैरेटिव है, तो 2 बार कंपैरेटिव चलती हो, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेटली चलती हो, जितना ज़्यादा आप ऊंचाई पर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, ये कहना चाह रहा है। तो इसलिए द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा है मोबाइल इज ए वंडरफुल इन्वेंशन, यहाँ द लगेगा। जब भी आप इन्वेंशन की बात करते हो, जब भी आप आविष्कारों की बात करते हो, तो उस इक्विपमेंट जिसका आविष्कार हुआ है उससे पहले द लगेगा, तो द मोबाइल।
द बोथ चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे बोथ के बाद द लगता है, याद रखना। ऑल और बोथ दोनों के बाद में द आता है, ये दोनों ही प्री मतलब कहें कि डिटर्मिनर हैं, ठीक है, डिटर्मिनर से पहले आते हैं ये, द इनके बाद में आता है, ये दिशा होती है इनकी। फिर कह रहा था स्कीम वॉज क्लोज्ड बिकॉज अ फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट, स्कीम बंद क्यों हो गई, क्योंकि बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे। तो याद रखें जब फ्यू का मतलब नो हो तो उसमें ए का प्रयोग या द का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं इसको यूँ पढ़ सकता हूँ कि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे, कोई भी आदमी इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए तो स्कीम क्लोज हुई। तो नो का मीनिंग है नेगेटिव मीनिंग है, तो आप ए को हटा देंगे। तो ये तो शुरू के 5 क्वेश्चंस हुए आपके, सारे ही आर्टिकल से प्रश्न थे ये। अगला क्वेश्चन देखें, नंबर 6, ही गेव मी एन 2000 रुपीज नोट्स। तो देखो नोट की वर्ब बतानी है, नोट का मतलब ये दे रखा है नोट, इसके लिए आपको आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा, और इसके साउंड को देखते हुए टू जो है वो वाउल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ 2000 रुपी नोट होना चाहिए। ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज टेम्पर, ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज टेम्पर, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि वैसे तो ऑलवेज के साथ में हम प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, है ना। वैसे तो जब भी आप लगाएंगे ऑलवेज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है, इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे परपेचुअल हैबिट है और साथ में अनोयंस है। परपेचुअल हैबिट ये लिख लेना आप। परपेचुअल हैबिट का मतलब होता है एक ऐसी आदत जो हमेशा से चल रही है, लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है, जो उस आदत के बारे में बता रहा है, उसको अनोयंस है या इरिटेशन है, उसको खींच या चिढ़ है। तो ऐसी स्थिति को लेकर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं ऑलवेज होने पर भी, तो ये वाक्य सही हो गया। डिड द पोस्टमैन केम दिस मॉर्निंग, अब डिड है, डिड के साथ में बेस फॉर्म आती है, तो केम नहीं आएगा, कम आएगा। डू, डज और डिड इन सभी के साथ में बेस फॉर्म लगाई जाती है। डू, डज और डिड इसके साथ में बेस फॉर्म। नेक्स्ट है माइका इज फाउंडेड इन राजस्थान। देखो फाइंड एक वर्ब होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म फाउंड बनती है और थर्ड फॉर्म फाउंड। इसका मतलब खोजना, पाना, और एक फर्स्ट फॉर्म होती है फाउंड, उसकी सेकेंड फॉर्म बनती है फाउंडेड और थर्ड फॉर्म बनती है फाउंडेड। इसका मतलब होता है स्थापित करना। तो यहाँ पे फाउंडेड नहीं आएगा, क्या आएगा, फाउंड। ठीक है। द थीफ हैज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस। अब ये वाला थीफ को पकड़ने वाला कौन है, कॉट जो वर्ब है, मैन वर्ब, इसका डूअर कौन है, इसका डूअर है पुलिस, ये इसका डूअर है। और डूअर जब पहले नहीं होता है, बाद में होता है, तो वाक्य पैसिव वॉइस का बनता है, और जब वाक्य पैसिव वॉइस का है तो फिर हैज के साथ में बीन लगेगा। तो द थीफ हैज बीन कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।